बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? थैंक यू हैदर भाई, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, स्ट्रेट क्वेश्चन। आपकी वैसे तो हर तकरीरी बहुत वायरल हो रही है आजकल माशाल्लाह। आपका यूट्यूब चैनल बड़ा ग्रो कर रहा है, वीडियोज़ उसकी भी मिलियंस में जा रही हैं। आपका एक जुमला जो सबसे ज़्यादा पिछले एक साल में वायरल हुआ वो है टक्कर के लोग। कि टक्कर के लोग क्या होते हैं? सर, मैं एक्चुअली एनालिसिस कर रहा था सिचुएशन का, और हैदर भाई बात ये है सिंपल कि पाकिस्तान में रजीम चेंज बहुत दफ़ा हुआ है, बार बार हुआ है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हुआ है। रजीम चेंज के अलावा पाकिस्तान में लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे फैसले बंद कमरों में हुए हैं। ये मुल्क टूटा भी है। हम चीज़ों को हमेशा से ऐसे नहीं देखते थे। माजी में माशरत उलूम की किताबें हमने पढ़ी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोगों को नहीं पता थी। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कौम की भी आंखें खोली हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें नहीं आइडिया था वो भी अल्लाह ताला ने हम सबको दिखाई हैं। आपको रोज़ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी राय कायम करते हैं। मेरी ये राय थी कि इससे पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिन लोगों के साथ भी लड़ाई की है वो या तो ब्लैक में लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की हुई थी, या उनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत थे, या वो एक ऐसी एलीट क्लास थी जो अपने कारोबार के ऊपर, अपने मफादात के ऊपर समझौता नहीं कर सकती थी, या वो कोई मौलवी क्लास थी, मजहबी लोग थे जिनको ब्लैकमेल कर दिया जाता था या काबू कर दिया जाता था, या जिनके खिलाफ फिर वेस्ट से आवाज़ें उठाते थे या बाएं बाजू के लोगों को खड़ा करते थे, तो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया जाता था और उनको न्यूट्रलाइज कर देते थे। सही। तीसरा पिसे हुए तबकात हैं, इनको तो डंडे से कंट्रोल कर देते हैं, मारते हैं, कुटते हैं, हमेशा से जलील करते हैं। फिर हमारे पहाड़ों के लोग जो कबायली लोग हैं, उनकी आवाज़ ही नहीं हमारे तक पहुंचती थी। वो लापता हो जाएं, उन्हें मार दिया जाए, उनके ऊपर बम गिरा दिए जाएं, उन पर ड्रोन गिर जाए, 4-5 दिन तो खबर आने में लग जाते थे, और फिर सोग तो हमारे तक पहुंचा ही कभी नहीं उनका। उनकी तकलीफ़ को हमने अपने सीनों में कभी महसूस ही नहीं किया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे एस्टेब्लिशमेंट को कभी किसी ने टक्कर नहीं दी, और वो बड़े आराम से अपने टारगेट सारे पाकिस्तान में अचीव करते थे। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास रिस्पॉन्ड कर रही है। सही। अच्छा, मिडिल क्लास वो होती है जो किसी मुल्क को चलाती है, ये मुल्क का पहिया घुमाते हैं। इसमें किसान है, मेहनत कश है, लोअर मिडिल क्लास के अंदर, फिर आपकी मिडिल क्लास है, इवन आपकी अपर मिडिल क्लास है। ये ना वो लोग हैं जो भी कर रहे होते हैं वो बड़े कन्विक्शन के साथ करते हैं, और इनको कायल करना पड़ता है, दिमाग वाले लोग होते हैं। अव्वल तो ये लड़ाई पे आते ही नहीं है, ये कभी किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनते। ये लोग अपने आप को लड़ाइयों से बाहर रखते हैं और कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं। लेकिन अगर ये वाली क्लास किसी भी मुल्क में या किसी भी मुआशरे में हिस्सा बन जाए किसी तहरीक का, तो फिर मुश्किल हो जाता है इनको रोकना। सही। क्योंकि ये दलील मानते हैं, ताकत को ये नहीं मानते हैं, तादाद इनकी ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा है, और ये अपनी ताकत को पहचानते भी है। फिर शहरों में रहते हैं ना, यही वो लोग हैं जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है। आज सोशल मीडिया दर्द-ए-सर क्यों बना हुआ? इन्हीं लोगों की वजह से बना हुआ। तो कोई हथियार लेके तो उन्होंने वापस जवाब नहीं देना किसी को। लेकिन मैं ये जानता था कि ये जो क्लास खड़ी हो गई है ना, ये टक्कर दे। इससे पहले अगर एस्टेब्लिशमेंट को कभी किसी ने टक्कर नहीं दी ना, तो मैं ये कह रहा था कि आपको सवालों के जवाब अब देने पड़ जाएंगे। वो ये कोई मौलवी नहीं है, ये कोई पहाड़ों से उतर के नहीं आए हुए, ये कोई पिसा हुआ तबका भी नहीं है, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। सही। और आपको इसलिए सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले। मैं ये समझा रहा था। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, मुझे याद है जब मैंने आपसे आखिरी इंटरव्यू किया उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। आप उनकी गवर्नेंस की मोड के ऊपर भी बड़ी आप तनकीद करते थे, लेकिन आपने तब एक बात कही थी जो मुझे याद है आज तक। आपका जुमला था कि अगर इमरान खान को हटाया गया जोर लगाकर और इमरान खान जिंदा बच गया, तो इमरान खान इस सिस्टम के लिए दर्द सर बन जाएगा। आप किस तरह आपकी पहली ये असम्पशन थी? क्योंकि उस वक्त जो हालात थे तब तो मुल्क की तारीख में कभी इतना सेम पेज रहा ही नहीं था जो सेम पेज उस दौर में था। मैं कोविड की इनिशियल डेज की बात कर रहा हूँ। देखिए, सेम पेज बाहर से, और अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, तब आप जीएनएन में थे और उस दिन जीएनएन में आप लोगों का सैलरी कट भी हुआ था। या आई रिमेंबर। अब मामला ये है कि जो सेम पेज वाला मामला है ना,
वो तो 2019 के बाद ख़त्म होना शुरू हो गया था, जिस वक्त जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी। बाजवा साहब वहाँ से जब फजल रहमान साहब आए थे इस्लामाबाद में 2019 में, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, बाजवा साहब को जब सब ने मिलकर बाजमात एक्सटेंशन दे दी थी, तो ये चीज़ें कुछ तय हो गई थी और जो खबर रखने वाले लोगों को आइडिया था कि अब क्या होने जा रहा है। लेकिन हमें यकीन इसलिए नहीं आता था कि इमरान खान को निकाल कर ये करेंगे क्या। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये हुकूमत को चलाए, एक तरफ PMLN एक तरफ पीपल्स पार्टी, इतनी सारी जमातों को, ये मुमकिन नहीं था कि इकट्ठा किया जाता। लेकिन फिर इस किस्म की इंजीनियरिंग की गई कि सबको इकट्ठा कर दिया गया और ये हो गया। लेकिन जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान ने, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की थी कि वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा और वो सबको बताएगा। मैंने ये भी कहा था कि वो पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। तो ये फ़र्क आपने महसूस कर लिया होगा। एक्चुअली इमरान खान को आप इसलिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी तरह का है, नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है। जैसे आम आदमी सोचता है वो उस तरह सोचता है, बिल्कुल सीधा सीधा आता है हर चीज़ के ऊपर। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये करेगा और वो ये करता है। बाज़-औक़ात वो ज़हीन आदमी है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये उससे थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें माफ़ूक़ुल फ़ितरत नहीं होती। आपको ये नहीं लगता कि ये वाला अचानक सौदा मार दिया, ये कर दी, वो चीज़ें वो नहीं करता। बाकी सियासतदानों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो किसी और चीज़ को फ़ायदे और नुकसान में रख के तोड़ते हैं। इमरान खान को आप इसलिए कर सकते हैं कि वो आम आदमी की तरह की सोच है उसकी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इसको निकालेंगे और कहीं पे कभी भी इन लोगों के लिए गुंजाइश बनाई गई जिनको पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये पाकिस्तान के मसाइल के लिए ज़िम्मेदार हैं, तो इमरान खान ज़्यादा बड़ा ख़तरा होगा और वो इनके लिए मुसीबत बन जाएगा। ये दिखाई तो दे रहा था, क्योंकि देखें PDM की जमातों ने भी पाकिस्तान के इदारों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से दीवार के साथ लगाया हुआ था। अब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो गैर मकबूल थे उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को दीवार के साथ लगा दिया था, तो इमरान खान जैसा आदमी फिर क्या करेगा, मैं ये सोचता रहता था, इसीलिए मैंने वो बात की थी। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा 2018 के इंतखाबात से पहले बहुत से लोगों का ये कहना था कि इमरान खान इसलिए इक़्तिदार में नहीं आ सकता क्योंकि इमरान खान शायद किसी की सुनता नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान नाकाबिले कबूल है। और अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके मामलात ख़राब हुए तो फिर ये उस नहज पर जाएगा कि माजी के अंदर कभी इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने उस नहज पर नहीं लेकर गई होगा, कोई भी शख्स नहीं लेकर गया होगा। फिर हमने देखा कि 2018 के इंतखाबात हुए, इमरान खान इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार के आने के बाद इतना कभी सेम पेज नहीं हुआ था जो इब्तदा में रहा, और उसके बाद इतनी कभी बिगड़ी नहीं थी माजी के अंदर जितनी इमरान खान साहब के तरह एस्टेब्लिशमेंट की बिगड़ी। फिर वही कुछ हुआ जो इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर वो निकले तो वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मिलाइन करेंगे या उनको रगड़ेंगे। हर जगह इमरान खान साहब वो सब कुछ कर रहे हैं। इस सब को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि आइंदा किसी भी सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब किसी भी सूरत में कहीं पर भी कबूल होंगे? देखिए, ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कबूल करेगी या नहीं। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोग इस्टेब्लिशमेंट को कबूल करेंगे या नहीं। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ना उन्होंने बनाया है। ये मुल्क पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानियों ने बनाया है। ये जो बेचना था इन्होंने बेच दिया है। अब टाइम ये है कि अपने सर्वाइवल की फ़िक्र करें। ये छोड़ दें कि हमें वो कबूल नहीं, हमें ये कबूल नहीं। ये सोचें कि आप खुद काबिल कबूल हैं या नहीं हैं। आसमान से थोड़ी लिखवा के आए हैं, अल्लाह ताला ने इक़्तिदार के लिए थोड़ी बनाया है। ये ज़मीन सबकी है और ये मुल्क इस मुल्क के लोगों का है। 23 करोड़ लोगों की हुक्मरानी होगी। बंद कमरे के अंदर टोटल कितने बंदे जमा हो जाते हैं? 20, 25, 50, कोई औकात नहीं है 23 करोड़ के सामने। लिहाजा ये सोचने का टाइम अब चला गया कि कौन किसके लिए काबिल कबूल होगा और कौन नहीं होगा। अब सोचने का वक्त ये है कि वो जो फैसले किया करते थे लोगों की तकदीर के, उनकी अपनी तकदीर में क्या लिखा है। इमरान खान साहब की हुकूमत अगर इस तरीके से ना गिराई जाती, आप समझते हैं कि जो उनका मोड ऑफ गवर्नेंस था, जिस तरह वो पब्लिक में मुसलसल गैर मकबूल होते जा रहे थे, आज वो पॉपुलैरिटी की इस स्टेज पर होते दाम पर आ जाए? यहाँ नहीं होते, लेकिन बहुत बुरे हालात नहीं होते, पहले से बेहतर होते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब का जो सबसे खौफनाक मूव था जिससे एस्टेब्लिशमेंट परेशान हो गई थी और ये सियासतदान भी हिल गए थे, वो ये था कि वो नैब कोर्ट्स बनाने जा रहे थे बहुत बड़ी तादाद में, और वो ये मामला निपटाने जा रहे थे जो केसेस लटक रहे थे कि आज जज नहीं आ रहा, आज बारी नहीं लग रही, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल बंदे फारिग।
इमरान खान साहब चीज़ों को सेटल करने जा रहे थे हमेशा के लिए कि भाई फौरी तौर पे कोर्ट्स बनाए, जजेस बैठें, जजेस फैसला करें, अगर बेगुनाह है तो उसको छोड़े, अगर गुनाहगार है तो उसको सजा दे के अंदर करें। वो ये चीज़ें करने जा रहे थे। इसके बाद बेशुमार लोगों की तो पॉलिटिक्स रहती ही नहीं, फिर तो सियासत में वो लोग रह जाते हैं जो नीट एंड क्लीन है। लेकिन इमरान इसके लिए माजरत के साथ सिर्फ नैब कोर्ट्स की तो ज़रूरत नहीं थी ना। हमारे कानून के अंदर अभी भी इतने लकूनाज हैं कि जिससे निकलना हो कहीं ना कहीं से गुंजाइश अगर उदाहरण पे लकूनात होते ना तो इनको कानून साजी ना करनी पड़ती। कानून ठीक था। इन्होंने जो NRO 2 के लिए कानून साजी किए ना, नैब के दांत तोड़े हैं, इसका मतलब है कानून ठीक था, सही, कानून काम कर रहा था और ये काम में रखने डाल के उसको स्लो कर रहे थे। सही। और स्लो करने में इनको मदद इसलिए मिल रही थी कि कोर्ट्स बहुत थोड़ी थी। अगर ये ज़्यादा कोर्ट्स होती, ज़्यादा जजेस होते, वो तेज़ी से काम करते तो इनको रखने डालने का भी मौका नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने नुक्ता उठाया ना कि किस तरीके से यानी ये कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेते हैं, तो चीज़ अगर ये ढूंढ सकते होते ना तो इक़्तिदार में आने के बाद उन्हीं चीज़ों पे अपने केसेस ख़त्म कर देते। अगर इन्होंने नैब को ख़त्म किया ना और उस पर पूरी कानून साजी की है तो इसका मतलब है कानून ठीक था, इनको बचने के लिए कोई और रास्ता मिला ही नहीं। अच्छा इमरान भाई ये भी बताइएगा, इमरान खान साहब ने, मैं 27 अप्रैल को इमरान खान साहब को जलसा भी कवर करना था इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, जब उन्होंने वो साइफर लहराया और मेरी बहुत सी फ़ॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं जो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की चीज़ें कई साल तक डैमेज करती रहेंगी। फिर इमरान खान साहब ने उस बयानियों को बड़ा सील किया और वो सेल हुआ भी, पब्लिक ने वो बयानिया मतलब पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया। आज भी आपको लाहौर की सड़कों पर बहुत सी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा नज़र आएगा। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि बयानिया थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है इमरान खान साहब का और वो अमेरिका से पाकिस्तान तक मूव हो गया, फिर अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट वो भी साइड पे हो गई। ये जो फैक्टर्स हैं, आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को समहाउ डैमेज करेंगे कि इतने टाइम के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट? जिस वक्त इमरान खान साहब ये कहेंगे ना कि अमेरिका से दोस्ती नहीं करनी, गुलामी करनी है, तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। मेरे दिमाग से भी ये निकल जाएगा कि वो आदमी हकीकी आज़ादी के लिए वो बात कर रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे। इसको ज़रा कहानी को आप समझिए। एक तो जो फॉरेन ऑफिस बहुत हसास हो जाता है ना, हाय अल्लाह ये कौन सा डॉक्यूमेंट निकल गया, अमेरिकन अपने ईवानों के अंदर खड़े होकर ये सारे पोल खुद खोलते हैं कि हमने ये किया था, वहाँ रजीम चेंज किया था, वो ये किया था, वो किया था। ये साइफर तो आपका एक निकला है ना, वो हर चीज़ खुद बताते हैं। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनके अंदर ये मामूल की बात है इस तरह की चीज़ बाहर आ जाना। मुझे आप बताएं कि क्या पाकिस्तान ने उनको डिमार्च नहीं किया? क्या पाकिस्तान ने उनसे प्रोटेस्ट नहीं किया? अगर किया है तो फिर ठीक किया है ना। इमरान खान के पास कोई काबिल एतराज़ पेपर था तभी तो उसने प्रोटेस्ट किया, या उसके बाद आने वाली हुकूमत ने प्रोटेस्ट किया। तो ये उस पेपर की अथेंटिसिटी तो है, कोई भी उस पेपर से भागता नहीं है। बड़ी कोशिश की इन्होंने वापस आने के बाद हुकूमत में शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने कि इस्टेब्लिशमेंट को मना के और जो फौजी की आदत बैठी है उनसे बातचीत करके इसके ऊपर एक डिफरेंट स्टेटमेंट दे दिया जाए। सही नहीं कर पाए, तो मुमकिन नहीं है, हम कर नहीं सकते। अच्छा वैसे नहीं कर पाए। वैसे साइफर की एक कॉपी सुने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से गायब है, वो खान साहब डायरी में डाल के ये सारी कहानियाँ किधर दे साइफर की? नहीं वैसे तो डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी वाटर ऑफिस में भी पड़ी हो। जो सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन था हमारे पन, या सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट था हमारे पन, उस रात को तो साइफर वो सीने से लगा के भाग गया था, जिस रात को मैं और अरशद शरीफ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। तो वो तो छोड़ दें आप, वो जिनके पास होती हैं चीज़ें वो उनके पास ही रहती हैं। इमरान खान साहब के ऐसे टेबल पे भी पड़ा हुआ था एक दिन, वो ऐसा नहीं है कि वो, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है। साइफर एक हकीकत है और उससे हम भाग नहीं सकते, उससे अमेरिका भी नहीं भाग सकता क्योंकि हकीकत है। अब इमरान खान का बयानिया क्या था? उनका बयानिया ये था कि अमेरिका ने ये साइफर भेजा, साथ ही ये साइफर उन्होंने नहीं भेजा बल्कि वो साइफर आया, उसके साथ ही मेरे खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद आ गई। उनकी वार्निंग आती है, साथ ही तहरीक-ए-एतमाद आती है, और उसके बाद तेज़ी से कार्रवाई शुरू हो जाती है और मेरे साथ एक बेरुखी शुरू हो जाती है, और उसके बाद मैं देखता हूँ मेरी हुकूमत गई। तो नज़र आ रहा है हो क्या रहा है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिग आउट हुई तो पता चला कि अमेरिका इमरान खान के इतना खिलाफ क्यों हो गया था। उसमें अब इमरान खान साहब का दावा है कि पाकिस्तान से एक लॉबिंग की जा रही थी जिसमें इफ्तिखार दुरानी साहब के दस्तखत भी करवाए गए थे कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से ना आप कर दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते तो आप कर दें। वो जो लॉबिंग की गई थी पाकिस्तान की जानिब से या पाकिस्तान के अंदर से जो लॉबिंग हुई,
यहाँ से जो खर्चा देकर अमेरिका में लॉबिंग करवाई गई थी, वो ये साबित कर रही थी कि इमरान खान अमेरिका के लिए बेहतर आदमी नहीं है, जबकि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा अमेरिका के लिए बेहतर आदमी थे। तो बाजवा साहब के लिए लॉबिंग हो रही थी, इमरान साहब के ख़िलाफ़ लॉबिंग हो रही थी, और उसमें मुबैना तौर पर उस कहानी को भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जब ये कहानी बाहर आती है तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एक्चुअली जो गेम का प्लान था वो अमेरिका में इनिशिएट नहीं हुआ था, इनिशिएट पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अमेरिका वॉज इन्वॉल्व। वो आज भी कहते हैं कि मेरी हुकूमत के खात्मे में साइफर की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, मेरी हुकूमत गिरी है तो अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इसलिए कि उनकी जानिब से ये साइफर वाला डॉक्यूमेंट आया था। जब आया तो उन्होंने बोला तभी तो साइफर आया। ठीक, अब पहले दिन से वन लाइनर आप देख लें इमरान खान का, वो क्या है, मुझे दोस्ती करनी है, गुलामी नहीं, ठीक, ताल्लुकात रखने हैं, मफादात पे समझौता नहीं करना, यही सिंपल है। अमेरिका से यानी फ़र्ज़ करें कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं और आप अमेरिका का टूर करते हैं, तो आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा कि यार ये तो रजीम चेंज ऑपरेशन में कहता था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत ख़त्म किया, अभी इसका टूर क्यों कर रहा है। वो भाई दुश्मनी इस बात से नहीं है कि अमेरिका से कोई आपने जंग करनी है या आपने बम फेंकने हैं वहाँ पे, या उनसे आपने बम खाने लड़ाई करनी है उनके साथ, आपने ये तो आपने नहीं करना। आपने उन्हें कहना है कि ये आपकी हद है साहब, हम आपके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, आपके साथ तजारत भी करेंगे, आपसे मदद भी मांगेंगे, और कहीं आपको मदद दे सकेंगे तो वो भी देंगे, लेकिन अपने मफादात पे समझौता नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, दोस्ती करेंगे। इमरान भाई, जब जो आपने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया कि आप और अरशद शरीफ साहब पीएमओ में मौजूद थे, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या खान साहब ने आपको क्या कन्वे किया, आप लोगों ने आपस में फिर क्या सेटलमेंट की कि किस तरीके से मुस्तकबिल का क्या लाया अमल बनाना है। देखिए उस दिन वहाँ पे 7 सहाफ़ी थे, 1 खातून और 6 मर्द लोग थे, और आप नाम लिख सकते हो तो। हाँ जी, वो तो पता है सब जी। उसमें खाबर कुमन साहब हैं, अरशद भाई थे, मैं था वहाँ पे, मोहित पीरज़ादा साहब थे वहाँ पे, और साबिर शाकिर साहब थे वहाँ पे, और जमील साहब थे वहाँ पे, जमील फारूकी साहब। हाँ जी, एक थी हमारी जर्नलिस्ट फरिया इदरीस साहिबा। हम ये 7 लोग, अरबन में गिना चुका हूँ 7 ही अब जी, हम लोग वहाँ मौजूद थे, और कुछ लोग नहीं पहुँच पाए थे या सिचुएशन ऐसी थी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से जो हमारी मुलाकात हुई थी 9 अप्रैल को, वो अंदर बिल्डिंग के नहीं हुई थी, बाहर हुई थी। उन्होंने बाहर कुर्सियाँ लगाई थी, और वहाँ मुझे ऐसा लगता उन लोगों को शक था कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ये बग्ड है, और ये बाद में साबित भी हुआ कि उस पूरी बिल्डिंग के अंदर से जहाँ भी इमरान खान साहब की कोई बातचीत या ऑडियोज़ है, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ, और वो ब्लैकमेल करने के लिए जनरल बाजवा ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करता था। उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू देते हुए कि मैं रिकॉर्डिंग करता था। तो ये सारी सूरत इमरान खान साहब को आइडिया था। इमरान खान साहब को लगभग 2 साल पहले एक हुक्मरान है हमारे एक अरब मुल्क की, उन्होंने बता भी दिया था कि ये आपकी हुकूमत ख़त्म कर देगा, और ये करना चाहता है। ये वही हुक्मरान है जिनके बारे में कहा जाता है कि खान साहब ने बाद में कैबिनेट फिटिंग के दौरान उनको गालियाँ भी दी थी। अच्छा, ये जो गाली वाली बात है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये भी उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जो उनके खिलाफ़ किया जाता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनको ये पता है कि वो वैसे बैठे हुए मीटिंग के अंदर गालियाँ नहीं देते, पैसे देते। ऐसे मीटिंग में बैठ के गालियाँ कैसे देंगे आप। ठीक, मैंने क्रिकेट के दौर के तो उनको देखा इस तरह का, लेकिन उसके बाद जो लोग अभी इमरान खान को जानते हैं वो कहते हैं हमने उसके मुँह से गालियाँ नहीं सुनी। सही, और अभी तो वो मुख्तलिफ आदमी है बहुत। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब को बता भी दिया गया था, उस रात उन्होंने हमें कहा कि बाहर बैठेंगे, और बाहर एक तरफ सोफ़े लगे हुए थे और सामने ऐसे 2 औसती कुर्सियाँ की, वहाँ हम लोग बैठे और मुख्तसर एक मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने भी पूछा था कि देखो कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ़ नहीं है, ये सवाल उन्होंने वही पूछा था, और इसका जवाब साबिर भाई ने और अरशद शरीफ ने दोनों ने दिया था। और अरशद शरीफ ने इसका इतना डिटेल में जवाब दिया था कि मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे एक्सपोज हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का जो हुकूमतें तब्दील करने का ऑपरेशन होता है उसमें नंगा तरीन ऑपरेशन था। हमने हर चीज़ को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। हमने देखा मंडियाँ यहाँ लगी, ये हुआ, होटल्स, इदारे, पुलिस डिपार्टमेंट्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़िले हुकूमत वहाँ की जो है इस्लामाबाद की वो कैसे इस्तेमाल हो रही है, वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो क्या काम कर रही है, चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है, अदालतें कैसे खुल रही हैं। हम वहीं बैठे हुए थे, अदालतें खुल रही थी आधी रात को। तो इमरान खान ने पूछा कि भाई ये क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अदालतें खुल रही हैं, हमने क्या कुछ ऐसा किया कि अदालतें खुल रही हैं आधी रात को। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे वहाँ पे
विटनेस कर रहे थे। वो वाहिद टाइम था कि हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हुए हमारे मोबाइल फ़ोन हमसे नहीं लिए गए। हम सबके मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास थे। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी कैबिनेट ने यहाँ पे एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला हमने ये किया है कि हम आप लोगों को साइफ़र दिखाएंगे, आप लोग साइफ़र देख सकते हैं। और ये कैबिनेट ने फ़ैसला किया है। कैबिनेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसके ऊपर से अगर कुछ मखसूस लोगों को वो दिखाना चाहे तो साइफ़र दिखा सकती है। तो हमारी कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया, हम आपको ये दिखाएंगे। ये फ़ैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त पता चल गया था। इवन जब इमरान खान साहब के साथ हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, बड़ी तफसीली मीटिंग थी वो, तो हम लोग उस पार्क से निकल के जब बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो अंदर दाखिल होते वक्त हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट के लोग आ रहे थे, इवन इन यूनिफॉर्म, और हमें ये कहा कि इट कैरीज वेट, इस पेपर को देखने की कोशिश मत कीजिएगा। और हम में से कुछ लोगों को घबराहट भी हुई उस वक्त। कुछ लोग जल्दी चले गए वहाँ से देखे बगैर, कुछ लोग वेट करते रहे, और 2 लोग आखिर में गए, मैं और अरशद शरीफ। अरशद भाई आखिर में मुझे उन्होंने कहा कि अब तो इट्स ऑल डन। तो उन्हें कोई काम भी था, जाना भी था, किसी से मिलना था। तो अरशद भाई वहाँ से वो सेकंड लास्ट वो वहाँ से निकले। मैं क्योंकि मुझे एक वीलॉग करना था सारी सिचुएशन पे, तो वो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था। अब मैंने उनके हमले से पूछा, मैंने कहा जी इमरान खान तो चला गया, अब यहाँ कल नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो मैं एक वीलॉग करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी इधर बैठ के करना है। तो वो एक वीलॉग मैंने वहाँ पे किया था। तो अब वो द लास्ट वन जो वहाँ उस रात प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला, तो मैंने खुद इमरान खान को जाते हुए देखा। आपसे मिलकर गए? वो जा रहे थे तो उनसे सलाम तो मैंने लिया था। मैं क्योंकि इस तरफ खड़ा हुआ था, वो जा रहे थे, वो सब लोगों से मिल रहे थे जाते हुए ना। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा तो उनको हैरत हुई कि अभी गया नहीं है। तो मैं उधर ही था, मैं तो साइफर के चक्कर में बड़ी देर तक वहाँ पे था, और मैंने उनसे हाथ मिलाया। तो ये बात मैंने उनसे और उनके स्टाफ दोनों से पूछी कि सामान किधर है। वो प्राइम मिनिस्टर जा रहा है वापस, वो सामान जाएगा, ट्रक श्रक लगेंगे, कोई मंजी पीढ़ी वो दूसरी चीज़ें वहाँ से इकट्ठा होकर जाएगा सामान, कोई कपड़ के अंदर सामान होता है, वो 4 चीज़ें। तो वो इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि सामान ये है। हाथ में एक डायरी थी उनके, तो मैंने वो पूछा उनके स्टाफ से, तो उन्होंने कहा जी कि ये आदमी की, और जो वो ये लफ्ज़ है मुझे याद है, उन्होंने कहा इसकी एक चप्पल भी नहीं है यहाँ पे, तो ये आदमी इस डायरी के साथ ही आता है, और उससे और इसके साथ वापस चला जाता है। एक्सप्रेशंस क्या थे खान साहब के? बिल्कुल नॉर्मल, इतना नॉर्मल कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रूटीन में इससे मुख्तलिफ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नॉर्मल, यानी मेरे लिए आपके एक्सप्रेशंस? मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई थी बहुत बड़ी, मुझे उसकी एक्साइटमेंट थी कि भी एक हुकूमत ख़त्म हो रही है, एक दूसरा इलेक्शन होने जा रहा है, मुल्क के अंदर एक नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, एक पूरा रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है, और वो एक ऐसी चीज़ के नतीजे में हुआ है जिसमें 10 तारीख को मैंने इसी आदमी को कहा था कि आपको जवाब ज़रूर देना है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इसकी हुकूमत चली गई है लेकिन ये जवाब देकर जा रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि कम से कम एक आदमी ने अगर अपनी हुकूमत ख़त्म की है तो उसने अमेरिका को जवाब ज़रूर दिया, और वो मामला खड़ा करके वो जा रहा है, उसको छोड़ के नहीं जा रहा, पेंडिंग नहीं छोड़ा उसने, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसने। तो मुझे वो अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके जाने के ऊपर ये भी था कि ये इस आदमी को, ये यहाँ पे आने वाला मेरी नज़र में पिछले चंद वज़ीर आज़म के अंदर ये सबसे बेहतर था, मुझे लग रहा था, और वो वहाँ का जो अमला था वो अफसरदा था। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी कल से फिर इंशाल्लाह खाबे शुरू, हंसते हुए उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कल से फिर जनाब खाबे शुरू, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इधर खाने पीने दावतें, उनसे खुल जाएगा वज़ीर आज़म हाउस। तो इमरान खान के दौर के अंदर तो एक ऐसा माहौल था जिसके अंदर सिर्फ आने वाले को चाय वाले कप में सूप मिलता था सर्दियों में, और गर्मियों में चाय। सही। अच्छा इमरान भाई बताइएगा, आप परवेज़ इलाही साहब की फैमिली को जब वो पीटीआई में शामिल हुए, आपने ट्विटर पे ख़ास तौर पे बड़ी तनकीद की, और आपने कहा कि ये समहाउ इमरान खान के गलत फैसलों में से। क्या आप समझते हैं आज भी कि परवेज़ इलाही को पीटीआई में लेना, फिर पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना, ये इमरान खान का गलत फैसला? देखिए, परवेज़ इलाही पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी को इमरान खान जहाँ भी एडजस्ट करें उनका पॉलिटिकल फैसला है। लेकिन मैं किसी भी करप्शन के इल्ज़ामात वाले आदमी को, या जिस आदमी ने करप्शन की हुई है और मुझे खुद उसके बारे में पता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता कभी भी, मेरे से होगी नहीं। देखिए, सियासी मैदान में कोई आदमी अपना कितना बड़ा कद कर लेता है, ये उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, उसके ताल्लुकात पे डिपेंड करता है, बाद पॉलिश पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना अच्छा पॉलिश करता है।
तो चौधरी बरादरान की एक तो ये है कि वो ताल्लुकात बनाने में बड़े ज़बरदस्त हैं, वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं पॉलिश करते हैं। और यार वो तो बहुत हर आदमी का आए जाए का ख्याल रखते हैं। और फ़ौज के साथ भी ताल्लुकात वो हमेशा चाहते हैं उनके बहुत अच्छे हों। यानी अगर आप ये देखें कि शहबाज शरीफ के बाद अगर कोई फ़ौज के साथ बेहतर तरीके से समझता है उनको, तो वो ये भी हैं। ये फैमिली भी इमरान खान का जनरल बाजवा के साथ पूरा बैर पड़ा हुआ था, ये फिर भी जनरल बाजवा के साथ खड़े हुए थे उस वक्त। तो वो चौधरीज़ को पता है अपनी ताकत का, अपनी लिमिट का, और वो कोशिश करते हैं कि पॉलिश भी होती रहे, ताल्लुकात भी बने रहे, लेकिन ये करप्शन भी करते हैं। और इस दफ़ा भी इन पर सीरियस करप्शन के एलिगेशन एलिगेशंस ही हैं आपके ख्याल देखिए, से? जिनमें कुछ को तो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं साबित नहीं कर सकता कि वो इदारों का काम है। सही, इश्यूज़ का मुझे पता है, आपने बताया नहीं खान जिन लोगों ने पैसा वैसा दिया उनका मेरे काम नहीं है सर, मैं टीवी में बताऊँगा। मैं कोई इमरान खान को शिकायतें थोड़ी लगाऊंगा, ये तो उसका अपना काम है इमरान खान का कि वो देखें कि उसकी जमात के अंदर लोग शामिल क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। खान साहब को भी पता तो होगा, पता इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है कि मेरी नाक के नीचे मैं करप्शन नहीं होने दूंगा। लेकिन इस मरतबा जो परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत बनाई है, ये हुकूमत इन्होंने ब्लैकमेल करके बनाई थी। अगर इमरान खान इनको वज़ीर आला ना बनाता तो आप मुझे बताएं कि क्या वो इमरान खान साहब के साथ रहते? वो तो उधर से वज़ीर आला बन जाते जाके, और वो तय भी कर चुके थे। तो खान साहब को भी तो ये सारी चीज़ें पता है ना। तो इमरान खान साहब को ये पता था कि या तो मैं मार खाऊं पूरी तरह, तो या मैं फिर इसको वज़ीर आला बनाऊं। तो उन्होंने इसको वज़ीर आला बनाने का सौदा किया। और जो PTI के उस वक्त मिनिस्टर थे वो भी ये कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की है। इवन जो इनके खिलाफ केसेस है वो सारे गलत नहीं है, तरीक़ाकार गलत है। देखें, अगर यही परवेज़ इलाही शामिल हो जाता जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ और PDM की गोद में बैठ जाता, तो इस परवेज़ इलाही का एक भी केस ना खुलता। पहले भी नहीं खुल रहे थे। आज ये परवेज़ इलाही जाकर इमरान खान के साथ बैठ गया और PDM की गोद में बैठने से इनकार कर दिया, तो इसके केसेस खुलना शुरू हो गए हैं। मुझे इस चीज़ से एतराज़ है, ये तरीक़ाकार गलत है। इंसाफ होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए, पाकिस्तानियों का पैसा रिकवर होना चाहिए, और करप्शन की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये इमरान खान का एक अपना पर्सनल पॉलिटिकल डिसीजन है, वो जिसको चाहे साथ रखे और जिसको चाहे साथ ना रखे, जिसको चाहे वो मौका दें और जिसको चाहे वो मौका ना दें, ये उनका अपना इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन मैं इसी तरह अपनी एक इंडिपेंडेंट एक राय रखता हूँ और उसके इजहार का हक मुझे हासिल है। बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इमरान रियाज खान साहब लाहौर के हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। वैसे मुझे बड़े लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने, कि लड़ना चाहिए या लड़ रहे हैं? लोगों ने मुझे कहा जी आप लड़े इलेक्शन। थोड़े दिन पहले आप हैरान हो गए, मुझे शाह महमूद कुरैशी ने पूछ लिया। अच्छा, क्या आपकी ख्वाहिश है? कहते यार ये कि आप वाकई नाम ना आप इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने कहा शाह साहब खुदा का नाम है, किसकी बातों में आ गए आप, मैं ये वाला काम कर दूँ? तो वो इलेक्शन लड़ने का तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी इसके बारे में कभी सोचा नहीं। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये गलत बात हो जाएगी। हो सकता है ज़िंदगी में कभी मुझे ऐसा लगे, कोई ऐसा मोड़ आए कि अल्लाह ताला मुझे इस तरफ मोड़ दे। ये तो आपको नहीं लगता कि सियासत पे तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, जीत हार के चांसेस क्या है? सबसे पहले तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जिस पर आपकी पॉपुलैरिटी है, मैंने कभी भी ये नहीं देखा। आज आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है, दिस इज द मतलब बेस्ट टाइम। आप मुझे एक बात बताएं, हार जीत की कैलकुलेशन करता तो मैं ये वाले पंगे में पड़ जाता, फ़ायदा और नुकसान देखता तो मैं इस लड़ाई में उतर जाता। तो यहाँ पर ना तो आप हारे ना आपको नुकसान हुआ। आपको वो नज़र आता है जो आपके सामने इमरान रियाज बैठा हुआ है, मुझे कितनी चोट पहुंची है, मेरे लोगों को कितनी चोट पहुंची है, हमने क्या कुछ खोया है, ये बताकर हम लोगों को कमज़ोर नहीं करना चाहते। अच्छा इमरान भाई, चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइटर नोट पर आते हैं, फिर मैं एक दो सवाल आप सॉल्व करूंगा। मैंने आपसे शिकार से मुतालिक सवाल ना किया तो मेरे अब्बा जी ने मुझे नीचे बिठाकर जूतियाँ मार रही हैं। आपके वालिद साहब बहुत अच्छे हंटर हैं, आपके जो अंकल्स हैं दोनों वो टॉप क्लास के हंटर्स हैं, और आपकी फैमिली के अंदर मैंने शिकार को रिस्पेक्ट देते हुए भी उनको देखा है, और वो बड़े ऑनर के साथ, बड़ी डिग्निटी के साथ, और मैंने देखा है कि वो उसको एक आउटडोर इंजॉयमेंट के तौर पे लेते हैं और रूल्स के साथ शिकार खेलते हैं। ये मेरी तरफ से फीडबैक। अब आपके फादर आपको कुछ भी नहीं कहें। आपको सबसे ज़्यादा शिकार पसंद किस चीज़ का है? अच्छा, ये एक्चुअली बहाना होता है आपको नेचर में जाने का। हर शिकार का ना अपना एक अलग कलर है। मैं कभी ब्लाइंड में बैठा हूँ ना गुलाबी का शिकार खेलने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये 4000 साल की एक इसकी प्रेस्टीज है,
4000 साल की तारीख है मुर्गाबी के शिकार की। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी विरासत का एक हिस्सा हूँ और मैं बड़ा ऑनर फील करता हूँ उस पर। और फिर उसका एक प्रॉपर अलग कलर है, सुबह होते हुए देखना आपके सामने, आप दरिया पे खड़े हैं और सुबह वाइट हॉर्स पे जाकर बैठ गए और कैमोफ्लेज हो गए और वो बहुत सर्दी वाला मौसम होता है, अपने सामने सुबह होते हुए देखना, दूर तक नज़र रखना, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, बगैर बात किए इशारों में आपस में एक दूसरे से बात करना। तो ये सारी चीज़ें, इसकी फैसिनेशन अलग है। आप बटेर के शिकार पे जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग है, और वो गर्मी भी होती है, आपको सीज़न भी ऐसा होता है। बटेर को सिर्फ आपने टेप लगाकर पकड़ा या आर्ट भी किया, बता शूट भी किया? मैं अच्छा, शूट किया है, सिर्फ शूटिंग का। बेस्ट स्कोर किया आपका? बटेर का हम वो टाइम के हिसाब से खेलते हैं, टाइम के हिसाब से खेलते हैं, देखते हैं कितने लोग खेल रहे हैं। ज़्यादा लोग खेलते हैं तो ज़्यादा शिकार हो जाता है। आपका पर्सनल बेस्ट स्कोर क्या? अच्छा, डेफिनेटली बटेर के शिकार के तरीका कार है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इकट्ठे चलना है, कदम के साथ कदम बनाकर एक लाइन बनाकर चलना है, और जिसके पास से उड़ा वो शूट। लेकिन मेरी टीम के अंदर हम लोग कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग खेलते थे। तो मेरी टीम में 90% मेरा स्कोर ज़्यादा होता था बाकियों की निस्बत। यानी हम वो पॉइंट गिनते रहते थे तो मेरा ज़्यादा होता था। मुझे वो सारे कहते हैं कि यू आर शार्प शूटर, मैं तेज़ शूटिंग करता हूँ, जल्दी करता हूँ। ये वो बिलाल भाई भी जानते हैं और बाकी सब भी आपके दोस्त जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं तेज़ शूटिंग करता हूँ। और पार्टरिज का जो है वो एक अलग है, उसके लिए कोई ज़्यादा है, बहुत भाग दौड़ कर, इधर जाना है उधर, बहुत पहाड़ों को चढ़ना पड़ता है, आपको कांटों के अंदर जाना पड़ता है, फिर आपकी गाड़ियाँ अक्सर पंचर हो जाती हैं, और वो इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, वो अलग है। अगर आप आईबेक्स की हंटिंग पे जाएं, मैं 3 दफ़ा गया हूँ, और गिलगित भी और इधर भी चित्राल भी। सबसे मुश्किल तो चित्राल का था। आजकल तो उसकी ट्रॉफी भी बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत महंगी हो गई है, अब तो बहुत महंगी हो गई है। मैं हैरान होता हूँ, मैंने तीनों शिकार जितने पैसों में किए उतने का वेग होता है, इतनी महंगी हो गई है ट्रॉफी। डॉलर का रेट भी तो देखें ना कहाँ चला गया। अल्लाह ताला करे को डॉलर का रेट वापस नीचे आया रेट, और ये पाकिस्तानी पैसा वापस मुस्तहकम हो तो ये चीज़ें सस्ती हों। पाकिस्तानियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गोरों को नहीं होती। गोरों के लिए तो रेट तकरीबन उतना ही रहता है, हमारे लिए मसला होता है क्योंकि हम डॉलर में नहीं रुपयों में पैसे देते हैं। तो वो आईबेक्स की हंटिंग का एक अलग कलर है, एक अलग तरीके से वो होता है। तो ये सबका अलग अलग है। चले, मुझे फिर आपने बटेर का स्कोर तो नहीं बताया, मुर्गाबी का हाईएस्ट स्कोर तो आपको याद होगा ना कि मैंने इतनी मुर्गाबी मारी थी। 10 बर्ड्स का इसका बैग होता है, और हम लोग 4 लोग खेलते हैं, 3 लोग खेलते हैं, तो वो बैग में कोई कितनी भी बार है, मुझे ऐसा लगता है 50% तो मैं ही बार। अच्छा ठीक हो गया। इमरान भाई, आखिरी पॉलिटिकल सवाल, और फिर मैं आपकी यूट्यूब से मुतल्लिक एक सवाल करूँगा जो यकीनी तौर पर बहुत से लोगों ने आपसे पूछा होगा। इमरान खान साहब ने जो टिकट्स अनाउंस की, उसके बाद मैंने कुछ हलकों को विज़िट किया, मुझे ये फील आई कि वो लोग डेफिनेटली एक हल्के में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, जिनको टिकट्स नहीं मिले। कुछ लोगों ने कहा जी कि हम इमरान खान साहब का फैसला कबूल करते हैं, कुछ ने कहा नहीं, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हमारी हक तलफी हुई है। और अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट भी करेगा पीटीए का वोटर की जो हमदर्दी है उस ग्रुप के साथ, वो इफेक्ट भी करेगी उस शख्स को जिसको टिकट पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपके ख्याल में ये ब्लंडर था इमरान खान साहब का इस स्टेज पर टिकट्स अनाउंस करना, जब अपेरेंटली 14 मई को इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे? अगर तो हो जाए फिर तो बेस्ट मूव थी, अगर नहीं होते तो? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि इमरान खान साहब फंसे हुए हैं माफिया के सामने। अगर इमरान खान साहब उस रात इलेक्शन के लिए अपने टिकट अनाउंस ना करते तो अगले दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाता, और फिर सारी पार्टियां बगैर टिकट्स के इलेक्शन लड़ती, सबके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट खड़े होते, इमरान खान के भी इंडिपेंडेंट खड़े होते। बेशक इमरान खान के कैंडिडेट जीत जाते, लेकिन उनके पास अपनी सीट बेचने का एक नादिर मौका होता और कभी भी इमरान खान की हुकूमत ना बनती। इसलिए वो मजबूर थे कि आखिरी घंटे तक उनको हर हाल में ये टिकट इशू करने हैं, उनको करने पड़ गए। अब ये ब्लंडर तब होता जब वो ना करते, क्योंकि वो ना करते तो ये इलेक्शन करवा देते। वो कहते थे PMLN के भी नहीं है, PTI के भी नहीं है, भाई इन्होंने जमा ही नहीं करवाया तो हम क्या करें। पीपल्स पार्टी ने जमा करवाया, ठीक है, पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान तीर के ऊपर लड़ेगी, ना किसी को बल्ले का निशान मिलेगा, ना किसी को शेर का निशान मिलेगा। लड़ो ये इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम पीछे नहीं आ सकते वापस। अब क्या होगा? अब होता ये कि उस वक्त सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत जाते और जिसके पास ज़्यादा पैसे होते वो हुकूमत बना लेता, यही होता। अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन होगा। 14 इमरान खान साहब ने देखें, ये उनका बतौर एक पार्टी लीडर इस्तेहकाक है। अगर उन्होंने टिकट ठीक दिए होंगे
तो उसका फ़ायदा उन्हीं को होगा, और अगर उन्होंने गलत दिए होंगे तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा। तो वो अपने फैसले के लिए खुद फ़ायदा और नुकसान अपना करें, तो इससे अच्छी डील कोई हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन आप इलेक्शंस आपको होते नज़र आ रहे हैं 14 मई को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अब तक का फैसला दिया हुआ है उस पर तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा फैसला 14 मई वाला मौजूद है। एक साथ इलेक्शन वाला केस उन्होंने एक दिन पहले टेकअप किया। मुझे 14 मई तो नहीं लगता कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, क्योंकि तहरीक लब्बैक का धरना आगे चला गया। अगर 14 मई को इलेक्शन होने होते तो तहरीक लब्बैक का धरना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको 11 तारीख तक ही रखती। अच्छा, अब क्योंकि तहरीक लब्बैक का धरना चला गया 22 को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 21 को या 28 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकली अब ये मुमकिन नहीं है ना। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि PTI और वफाकी हुकूमत शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाए। वो मुमकिन है नतीजा क्या होगा आफ्टर बजट? उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम बजट के बाद असम्बली तहरील कर देते हैं। वो जून तक आने के लिए भी तैयार है। हो सकता है जून के आखिर में वो असम्बली तहरील कर दें और अगस्त में इलेक्शन हो जाए, अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि निगरान हुकूमतें फिर निगरान हुकूमतें ही रहें, वो फिर कुछ और बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि निगरान हुकूमतों को इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और इस्टेब्लिशमेंट को भी फिर कोई ना कोई अंडरटेकिंग या कोई ना कोई गारंटी देनी चाहिए या उनसे लेनी चाहिए कि तुसी उन विच मुदाखलत नहीं करोगे। और अगर ऐसे इलेक्शंस होते हैं, आप पूरे मुल्क में नताइज के बाद क्या पोजिशंस देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त वन साइडेड है। मेरे को दोस्त हैं वो सर्विस वगैरह करते हैं ना, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा सर हमें सर्वे करके बाजार से हम लाते हैं, मार्केट से उसको रखते हैं टेबल पे, फिर दोबारा रीराइट करते हैं। कदरी वन साइडेड आ रहा है। हम उसको 30% 35% इमरान खान के मुखालिफिन को देते हैं बैठ के टेबल पे, वरना वन साइडेड ही आ रहा है। ये इलेक्शन तो भाई इस्टेब्लिशमेंट ने हारना है। एक ही तरीका है इमरान खान के हारने का कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इकट्ठे हो जाए। उसके चांसेस हैं? नहीं, मुमकिन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का इकट्ठा होना तो मुश्किल है, सुलह हो जाने के चांसेस हैं। अब ये मिलकर किसी और को नहीं मार सकेंगे कभी भी। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो टिकट्स दिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने भी सर्वेस करवाए बहुत से हल्कों में, और कुछ हल्कों से मुझे पता चला कि उन्होंने सर्वे ये करवाया कि जिस शख्स को टिकट देना था, एक तो उसका नाम लेकर पूछा, फॉर इंस्टेंस नारोवाल से टिकट देना है PP49 से, तो सजाद महीज को वोट देंगे या आप नून लीग को वोट देंगे? यानी और लोगों ने कहा जी मैं PTA को वोट दूंगा, तो इसका मतलब है सजाद महीज को। इसी तरह लाहौर की किसी हल्के की जिक्र कर लें जी कि आप खालिद गुजर को वोट देंगे कि आप नून लीग को वोट देंगे? उन्होंने कहा जी PTA को। उन्होंने कहा अच्छा जी PTA को, इसका मतलब है खालिद गुजर को। मैं मिसाल के तौर पर ये नाम ले रहा हूँ। ये हल्के है ना, नहीं, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो लोग टिकट के ख्वाहिशमंद थे, जिनकी पार्टी पोजीशन भी हल्के में बेहतर थी, उन्होंने उसको भी उसी खाते में डाल दिया। कंपटीशन में नहीं है। देखिए, ये ना पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी आ जाए। ये बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि यानी मैं ज़ाती तौर पे ऐसा जानता हूँ, मुझे लगभग 200 लोगों ने शिकायत की है इस तरह की कि मुझे टिकट नहीं मिला और बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने किसी एक के बारे में भी एक जुमला या एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। एक के बारे में बोलूँगा, दूसरा सोचेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये रश लग जाएगा, मुसीबत बन जाएगी मेरे लिए। भाई, जो मुसीबत इमरान खान ने अपने गले डाली हुई है, मैं क्यों डालूँ अपने गले में? उनका काम है, वो चाहना है, वो सही करेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। मामला ये है कि इस मरतबा लोग इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं और इमरान खान को देख रहे हैं और उसकी तरफ उनका झुकाव है। एक एक हल्के के अंदर 6 ऐसे उम्मीदवार हैं कि उनमें से किसी को भी इमरान खान टिकट देगा वो जीत जाएगा। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? एक ऐसा है जो वहाँ पे 30,000 से जीतेगा, एक 15,000 से जीतेगा, एक 25,000 से जीतेगा, एक 22,000 से जीतेगा। ये फ़र्क है। तो इमरान खान साहब ने देखना ये कि मेरी जीत से क्यों है, मैं इनमें से किसी को भी दे दूँ। वो चॉइस अब उनके पास है। जब इतनी आपके पास पॉपुलैरिटी आ जाती है ना, फिर आप इस तरह के तजुर्बे भी कर देते हैं। खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो खान साहब को डिट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान को डिट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बंदों को इमरान खान ने डिट्रैक्ट। खान साहब तो कहते हैं ना, मुझे जनरल बाजवा ने ये कहा, डिट्रैक्ट तो खान साहब फिर हुए ना जब तक वज़ीर आज़म थे। देखें, जनरल बाजवा जो है उस पर इमरान खान इन्हिसार कर रहे थे। अभी जो लोग इमरान खान के इर्द गिर्द है वो इमरान खान पे इन्हिसार कर रहे हैं। इस बात का फ़र्क होता है। जब आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं तो वहाँ पे मुश्किल होता है बाकी लोगों के लिए कि आपको एक्सप्लॉइट करें। आज की इस्टेब्लिशमेंट में जनरल बाजवा का डॉक्ट्राइन फॉलो हो रहा है। जनरल बाजवा के डॉक्ट्राइन के मुताबिक ही बिलावल का इंडिया का दौरा हुआ है और बड़ा अफसोसनाक दौरा हुआ है। पाकिस्तान की बहुत सबकी हुई है। मेरे ख्याल में इस बेइज्जती को अवॉइड किया जा सकता था। आखिरी सवाल इमरान भाई, आप यूट्यूब से कितना अर्न कर रहे हैं?
डिफरेंट होता है, कभी ज़्यादा पैसे आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी नहीं भी आते। यानी ये हैक हो गया था और उसमें से बहुत सारा पैसा निकाल भी लिया था। जिन्होंने निकाला मुझे पता है उनका, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी किया था कि हम आपका पैसा वापस करवा देते हैं, तो मैंने कहा नहीं रखो तुम। मैक्सिमम कितना अर्न किया? और वो बहुत पैसा चला गया था। यानी आप ये समझ लें कि 3 महीने की इनकम चली गई थी, और 3 महीने की इनकम का मतलब आप समझते हैं, और वो भी चला गया था। और बाद औक़ात ज़्यादा इनकम आती है, बाद औक़ात कम भी आती है। बाद औक़ात हमारी अपनी गलतियों से भी, क्योंकि हम इतने टेक्निकल लोग हैं नहीं, तो हमें शुरू में पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। एक अच्छी इनकम आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अच्छी इनकम हम अच्छी जगहों पे लगा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। $10,000, $20,000? इससे ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, मेरे मस आपके प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हमने सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।